कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है और ओरिजिनल में कुछ भी नहीं। अब बीच में से कोई भी उठ कर के मत जाना। मैं आपसे निवेदन करना, इसका इको जरा प्लेन कर दो, इसको एकदम प्लेन कर दो भैया, है ना। मैं बिल्कुल भी नहीं गाऊंगा, प्लेन कर दो, इको बिल्कुल बंद कर दो। परसों कवि सम्मेलन में हमने 20 मिनट तक चिल्लाता रहा, बोले इसका इको कम करो, इको बंद करो, इको बंद करो। भैया बंद ही नहीं कर रहे थे। बाद में बोला, मैंने कहा क्यों नहीं करा, बोले किको बंद करूँ। मैंने कहा इको, तो कई बार समझ में नहीं आता। चाय वाय का प्रोसेस है अगर शायद पीछे, हाँ कोई बात नहीं, मेरा समय ऐसा ही होता है। मैं बैरागी आदमी हूँ, पंडित आदमी हूँ। जब मेरा नंबर आता है तब खाना पीना पीछे चलता है। समस्या है बहुत सारी। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं 10-20 मिनट में भी, हमारे सौरभ भाई मेरे बाद में कविता पढ़ेंगे, जो देश के एक बहुत बड़े कवि हैं, वीर रस के बड़े कवि हैं, दिल्ली के लाल किले से जिनका संचालन आप कई बार सुन चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैन समाज के एक बड़े गौरव हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब सौरभ भैया का नंबर आएगा मेरे बाद में, तो ये भी ऐसा बोल दे कि अभी आपके बीच में एक बड़े कवि कविता पढ़ रहे थे जानी बेरा के। तो ऐसा बोलने से क्या है कि भाईचारा बना रहता है। तो ये कवि सम्मेलन का भाईचारा है। बाकी मैं कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। ये सारे बड़े कवि आप इनको सुनते रहते हैं। हमारे गौरव भाई तो लाफ्टर वगैरह में गए, कई चैनलों पे गए, ज्योति त्रिपाठी जी फिल्मों में आई है, सौरभ भाई तो हमेशा ही GTU चैनल पे आते ही रहते हैं। मैं आज तक कहीं भी नहीं गया। ये पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जाने कहाँ कहाँ गए। मैं कहीं भी नहीं गया, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब। अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब। अपने को घर पे रहना जरूरी है। बहुत अच्छे। आप बस घर पे रह लो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये जो लोग, अभी भी मेरा आपसे निवेदन है भैया, आप कोई भी मत जाओ, आप पढ़े लिखे लोग हैं यार। हम जैन समाज के 3 दिन से यहाँ कि हम जैन समाज है यार। जैन समाज के तो कम से कम इतना तो समझो कि हमने इतना पैसा दिया और ये फोकट में यूं चले जाएंगे पैसे लेके। इनसे वसूल करो ना। आप जा रहे हो और आपको जाना था, आप एक एक करके जाइए। आप 10-10, 20-20 लोग उठ के जा रहे हैं यार। हम पढ़े लिखे लोग हैं। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर जब गोलीकांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक एक करके गए। पूरा देश उनको पूज रहा है। आपको जाना, आप एक एक करके जाओ। आप क्यों जा रहे हो भाई? वाह भाई, जिंदाबाद। मैं आपके बीच में 10-20 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। रमेश जी, मेरे बैठने के तुरंत बाद आप मेरी चाय की व्यवस्था कर देना। नहीं, मेरे को ये कहना जरूरी है भाई, अपनी मार्केटिंग अपने को खुद को ही करना पड़ेगा। तो इस देश में यही चल रहा है और क्या चल रहा है, अपनी मार्केटिंग आप खुद करो। मैं तो अभी तक कभी इन चैनलों पे गया नहीं, और मैं इसलिए नहीं गया चैनल पे क्योंकि अगर मान लो अपन चैनल पे जाते, जैसे कि ये सब गए, तो क्या करा इन्होंने, वापिस आया तो यही ना। जब यहीं आना है तो फिर इतना दौड़ धूप करने से क्या मतलब है। अपन डायरेक्ट यहीं आओ। तो मैं डायरेक्ट वाला आदमी हूँ। मतलब ओरिजिनल को देखो पहचानना पड़ेगा। मेरा ये मानना, अपन ओरिजिनल अगर मार्केट है तो मतलब माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा। इसमें विज्ञापन की क्या जरूरत है। जबरदस्ती विज्ञापन के पैसे बिगाड़ रहे हैं, समझिए हो गया वो कुछ भी नहीं। ताली मत बजाओ, मैं आपकी तरफ हूँ, कोई जरूरत नहीं ताली बजाने की। जैसे हमारे सौरभ भाई ने पहले किया जाने कि आज 25 दिसंबर है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, और इस अटल जी के जन्मदिन पे देश के इतने बड़े बड़े कवि सम्मेलन हो रहे हैं। इसके बाद भी ये 4 कवि आपके बीच में यहाँ क्यों आए, इससे लोगों को शंका पैदा होती है। उसमें हमारी मार्केट वैल्यू कम होती है यार। पता नहीं, या तो बहुत कम में आए होंगे। एक बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा मत करा करो। हालांकि मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई रमेश जी से, और आपको इतना भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है कि ये इतने आ गए, ये यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए। हमारे रमेश जी बहुत अच्छे दोस्त हैं हैदराबाद वाले। ये इतना सारा गिड़गिड़ाने की अपने को जरूरत नहीं है। अपन ने जितने मांगे इतने इन्होंने दे दिए, अपन आ गए, इसमें कौन सी नई बात। आप तो मतलब पैसा दे दो तो इन कवियों की क्या औकात, या अमिताभ बच्चन तक आ जाए, क्या बात करो। आप पैसा देना सीख लो। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ यार, ये बात किसके सामने कह रहे हो रमेश जी, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जीवन में कभी इस तरह की बातें मत करना। जितने पैसे बताए उसमें 2000 कम कर लो, 5 क्यों कर ले। हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं। 135 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। 135 करोड़ में 4.5
5% जैन समाज है और 45% इनकम टैक्स अकेला जैन समाज पे करता है। भाई वाह वाह। वाह क्या, ये मैंने खाली जजमेंट से कही है। मेरे को थोड़ी मालूम कितने रहते हैं, ये तुम जानो, तुम्हारी माँ। भाई मैं बैरागी जात का हूं तो मैं जानू कि बैरागी कितने रहते हैं। आप जैन हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपन कितने रहते हैं। परंतु जितने भी रहते हैं, एक बात मेरी ध्यान से सुनना मेरे भाई, हालांकि आप ध्यान से ही सुन रहे हैं, परंतु ऐसा कहना पड़ता है कि ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा अलग टाइप का आइटम हूँ। अभी हमारी देश की इतनी बड़ी हमारी ज्योति त्रिपाठी जी, ये तो कई फिल्मों वगैरह में भी काम करती है, कई सीरियल फिल्मों में, और बहुत बड़ा काम किया इन्होंने भी। सुनील दत्त की एक कोई फिल्म थी जिसमें सिंगल कैरेक्टर एक फिल्म थी, जिसमें पूरी फिल्म में सुनील दत्त साहब को बताया गया था। उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा भी। एक इनकी फिल्म आई भूतहा, जिसमें इन्होंने 1.5-2 घंटे की फिल्म है, सिंगल कैरेक्टर अभिनेत्री है, बहुत बड़ा काम किया, छोटी उम्र में इन्होंने बड़ा काम किया, वीर रस की बड़ी कवित्री है। एक बार राजस्थान की धरती पे आई है, हमारी मेहमान है, आप इनके लिए ताली बजा दीजिए। तो बहुत बढ़िया। जब तुम्हारी ये फिल्म रिलीज हो गई और इसके बाद में एक और बड़ी फिल्म आ रही, जब तुम और बड़ी अभिनेत्री हो जाओ तो तुम मेरे को साथ में रखना, मैं बहुत सारा आपसे अच्छा काम मैं कर दूंगा, बेफिक्र रहना। तो ये जो होती वीर रस की कविता पढ़ती, हालांकि मेरे इलाके में मैं इसको कभी भी नहीं बुलाता हूँ। हमारे उधर मालवे में, मैं इंदौर तरफ रहता हूँ तो उधर मैं बुलाता नहीं, उधर वीर रस के कवियों को मैं बुलाता ही नहीं। इनकी क्या है कि ये इतने जोर, इनकी कविताओं से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो जाए भाभी जी, दिक्कत ये कभी 4-6 महीने पहले सौरभ भाई, मैंने उधर एक कवि सम्मेलन करवाया, उसमें वीर रस के ऐसे कवि आ गए, खूब देशभक्ति की कविताएं हुई साहब, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत ये नहीं रोंगटे खड़े हो गए, 4-6 दिन हो गए रोंगटे बैठ ही नहीं रहे वो। नहीं मतलब एक तो सर्दी का टाइम है, अरे बहुत अच्छा, क्या सर्दी के टाइम में रोंगटे नहीं बैठा तो कितनी दिक्कत हो। आदमी ढंग से कपड़े तक नहीं पहन पा रहा, नहा धो नहीं रहा यार, डॉक्टर पैसे लूट रहे, छोटे छोटे बच्चे को दबे, बोल क्या हो गया, बोले रोंगटे खड़े हो गए। अब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बीमारी कौन सी है। बोले यार ये रोंगटे होते कैसे होंगे यार, और ये खड़े कैसे होते हैं। मेरे भाई ये जो हमारा 25 दिसंबर है, दद्दू ने बताया, सौरभ भाई ने, कि ये क्रिसमस डे पे जोकर वोकर बदना करना कुछ नहीं। मैं आपके बीच में, आप लोग जो यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, और कोरोना के बाद में ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतनी सारी भीड़ हुई है, और इन सारे कवियों ने ये कहा है कि कोरोना के बाद में इन्होंने इतनी बड़ी भीड़ देखी है। गौरव भाई ने भी कहा है कि इतनी सारी भीड़ देखी है, ये इन्होंने देखी है, मैं तो रोज़ देख ही रहा हूँ, ऐसी कोई खास बात नहीं। मैं तो ऐसी कोई खास बात नहीं। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बम्बई से में रहते हैं। हालांकि गौरव भाई ने फिर कहा भी सही कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म भीलवाड़ा का है, इन्होंने कहा। अब इसमें इनकी कोई खास बात तो है नहीं कि ये भीलवाड़ा के हैं। भाई ये तो इनके पिताजी वहाँ रहते थे तो ये वहाँ हो गए। इसमें कौन सी नई बात हो गई बताओ मेरे। कवि सम्मेलन में झूठ बहुत बोला जाता है। कवि सम्मेलन शुरू होते से ही झूठ चालू। मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, मेरे बड़े भैया बैठे हुए हैं, जानी भी लगी हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये मेरी छोटी, ये झूठ मैं नहीं बोलता हूँ। अरे यार इतने पवित्र मंच पे भी ये झूठ बोल रहे हो, ये मेरी भाई है ना बहन है ना, ये फोकट की नाटक। मेरे कोई भाई बहन नहीं है। 10, 11, 12, 1 बजे तक मेरी बहन यहाँ पे क्या करे लो बताओ तुम। मेरी बहन मेरे घर पे मेरे जिया जी के साथ में रहती है, यहाँ क्या कर रही इतनी देर। और ये मेरे भाई बहन है, ये कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, मेरे पिताजी कहाँ रहते थे, क्या मतलब है, मर्जी पड़े वो भाई बहन, कोई किसी का भाई बहन नहीं, ये फोकट की बातें। हम मुंबई से रहते हैं, अब बम्बई की स्थितियाँ ऐसी है, वहाँ की संस्कार संस्कृति, मेरी माता बहन है यहाँ पर बैठी हुई है, और आप चैनलों की बातें कर रहे थे। इन चैनल वालों ने ही तो ये परोसा, और इन चैनल वालों ने ये बताया। इस दुनिया में गौरव भाई बम्बई में अगर आप जाए तो ये बताना उन लोगों को जो पर्दे पे नाचने वाली नचनियां, उन्हें ये बताना कि हिंदुस्तान के अंदर जो नग्नता यहां पर परोसी जा रही है, दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब मां की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, या फिर वो नग्नता। दोनों हाथ खड़े करें आपके। वाह वाह वाह। जल्दी से नीचे कर लो हाथ, जल्दी करो हाथ नीचे। जो मालूम पड़ा कि यहां से बांह फट गई, नुकसान किसका हुआ।
भाई अपना नुकसान अपने को देखना। भाई इसमें भगवान महावीर स्वामी अपनी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। तुमने दूसरों को कहने पे हाथ खड़े क्यों करे, और हाथ खड़े करे तो शर्ट ढंग का सिलवाना था, मालूम बाँ फट गई। तो ऐसे काम मत करा करो। मैं एक कविता आपके बीच में पढ़ता, इन सारी समस्या का मेन कारण ये है कि हमारी शक्ति सही जगह नहीं लग रही है। कोरोना की हम बातें कर रहे हैं, कोरोना है, मैं कोरोना को लेकर के एक भी शब्द नहीं कहना चाहता हूँ। सर आप जितनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इन्होंने सब ने कहा, गौरव भाई का रिकॉर्ड वो कमिटमेंट है चैनल से, ज्योति जी का भी कमिटमेंट है, कमिटमेंट मेरा भी है, परंतु मैं नहीं कह रहा हूँ। वो इसलिए कह दिया उन्होंने क्योंकि पुलिस केस होता है और अच्छी बातें नहीं है। मेरा भी पुलिस केस होगा, परंतु मैं पुलिस और ठीक है साहब जी बात है, क्योंकि अपन आपके हाथ जोड़ते हैं। मैं ऐसी कोई बातें नहीं करना चाहता हूँ। सर प्लीज़ आप प्रेम से रिकॉर्डिंग करिए और जितनी कर सके इतनी कर लीजिए। चैनल और कैमरे और ये सारा यही काम है। वो चैनल वाले भैया गौरव भाई, अभी ऐसी घटना घटी क्योंकि इनके पास अब काम नहीं बचा, चैनल वालों के पास मुद्दा है ही नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मान लो धीरे धीरे जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश से 22 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में आ गए, 22 इधर से इधर आए, नहीं कूदे। राजनीति में कूदा जाता है। बोले भाई साहब अब कूद रहे, भाभी जी कूद रही है, और ऐसे ऐसे उम्मीदवार आएंगे। जैसे हमारे भैया ने बताया कि ये सब इस्लाम और ये और ऐसा कुछ भी नहीं है। चैनल वालों को ये मालूम नहीं, ना तो इस्लाम खतरे में है ना हिंदू खतरे में है। खतरे में कोई भी नहीं है, खतरे में खाली हमारे नेताजी हैं, बाकी कोई भी खतरे में नहीं है। ये सारी फोगट की बातें। तो मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि ये जो मेरी माता बहनें बैठी हुई है, हमारी ताकत कहाँ लग रही है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारी शक्ति कहाँ लगी हुई है। आप लोग 3 दिन से ये जो लाखों रुपए बिगाड़ रहे हैं, इन्होंने कहा बोले यार यहाँ पे गांव के अंदर क्यों बिगाड़ रहे हैं पैसा। ये गांव में लाखों रुपए, आप बॉम्बे रहते, आप बेंगलोर रहते, आप हैदराबाद रहते, आप चेन्नई रहते, आप केलकटा रहते, आप चाहे जहां रहे, परंतु वहां रहते, तो फिर पैसा यहां क्यों बिगाड़ रहे हैं। यहां पैसा इसलिए बिगड़ रहा है मेरे भाई, क्योंकि अगर जड़ मजबूत है तो वृक्ष हरा भरा रहेगा। ये जड़ यहाँ पे है। वाह 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 वाह। हमारी जड़ें यहाँ पर है, हमारी जड़ें यहाँ आशाएं में। हमारा नाकोड़ा बेहरू जी यहाँ पे है। आजकल क्या है कि लोग नकली बेहरू जी हो गए। हम शादी ब्याह करते हैं, आप मेरी बात को समझना, माता बहनें बैठी हुई है, अक्सर अपन क्या करते हैं सौरभ भैया, जब शादी होती है, शादी होने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि बेहरू जी को नारियल चढ़ाओ, बेहरू जी को सिंदूर करो। अब वो क्या होता है कि एक बार बच्चे की शादी हुई, वो बेहरू जी को नारियल चढ़ाने के लिए गया। आते से उसने अपने पिताजी से प्रश्न पूछ लिया, बोले पापा ये बताओ कि ये जो बेहरू जी है, बेहरू जी जानते हैं ना, जानते ही होंगे यार, क्यों नहीं, अपन को लंदन अमेरिका थोड़ी रहते हैं। यहाँ तो बेहरू जी के बगैर कोई काम ही नहीं चलता है। और बेहरू जी इतने सस्ते हैं और इतने बढ़िया सहज सरल है कि 2 अगरबत्ती लगाओगे फटाक से बेहरू जी तैयार। बच्चे ने कहा बोले पापा ये बताओ कि ये जो बेहरू जी है, तो जो अपन ओटले पे बेहरू जी की अगरबत्ती लगाने के लिए गए, नारियल चढ़ाने के लिए गए, सिंदूर लगाया अपन ने, तो ये बताओ कि ये जो बेहरू जी जो है बीच में बैठे हुए, बोले ठीक है, बोले ये आजू बाजू वाले कौन। छोटे छोटे बहुत सारे भगवान आजू बाजू में रहते हैं कि नहीं रहते। तो उसके पिताजी से उसने कहा कि भाई बेहरू जी तो एक है, ये आजू बाजू वाले कौन। उसके पिताजी का भी दिमाग खराब हो गया, बोले बात तो सही कह रहा लड़का कि भाई बेहरू जी तो एक है, ये आजू बाजू वाले कौन है। तो उसके पिताजी ने कहा कि यार देख, ये तो मेरे को भी जानकारी नहीं कि ये आजू बाजू वाले कौन है, पर इसके बारे में तेरे दादाजी से पूछना पड़ेगा। जब दादाजी से पूछा कि क्यों दादाजी, बेहरू जी एक है तो फिर ये आजू बाजू में इतने सारे ये कौन। तो दादाजी ने कहा कि देख ऐसा है बेटा कि पुराने ज़माने में न तो नेपकिन था, न तौलिया था, न टॉवेल था, न रुमाल था, कुछ भी नहीं था। तो आदमी जब बेहरू जी के वहाँ जाता था तो सिंदूर लगाता था बेहरू जी को। सिंदूर लगाने के बाद जो हाथ खराब हो जाते थे तो वो पास में पड़े हुए पत्थर से साफ करके वो फेंक देता था। ये आजू बाजू वाले सब हाथ साफ करे ले, बाकी ओरिजिनल तो बीच वाला एक ही है। इस देश के अंदर ओरिजिनल को पहचानना है, और अगर ओरिजिनल को पहचानना है तो इस गाँव की जड़ तक आपको पानी डालना बहुत जरूरी है मेरे भाई। जड़ में पानी डालते रहो, झाड़ बराबर हरा भरा रहेगा। और वो वृक्ष अक्सर ठूंठ हो जाते हैं जो अपनी कोपलों से प्यार नहीं करते। वाह,
इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ बहुत कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार से प्यार करते रहो। मैं ये कह रहा था, मेरी माता बहनें बैठी हुई है कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, मेरी 5-7 कविता एक साथ चलती, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई है और कौन सी। क्यों, मैं बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना ये मेरे को मालूम नहीं है, पर आदमी का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हमारा कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा है, हमने 135 करोड़ देश की जनता ने मिलके एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। 10 साल से इस देश का प्रधानमंत्री एक डॉक्टर थे, मनमोहन सिंह। 10 साल से प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत आ गए, अब टांके गलत आ गए तो वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में टांकों में दर्द होता है। ये दर्द हो रहा लोगों को तो चिल्ला रहे, बोले ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। हुआ कुछ भी नहीं, जो हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। क्योंकि जो 2 कौड़ी के लोग हैं, हमारे भैया बता रहे थे कि ये जो बम आतंकवादी लोग बम कस देते हैं और ये होता है, इन आतंकवादियों को, बेवकूफ़ों को यही पता नहीं कि अब हमको मरने की इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब हमको बम से भी डर नहीं लगता। आप उन चैनल वालों उस बम से पूछो नहीं भाई, बोले बम जयपुर में फट गया, बेंगलोर में फटा, हैदराबाद में फटा, यहाँ फटा वहाँ फटा, उस बम से पूछो नहीं कि तू क्यों फटा। भाई उस बम से पूछो कि तू क्यों फटा। उस बम की प्रॉब्लम यह है कि वो बम बोल नहीं सकता, बम बोल नहीं सकता। और मान लो अगर बम बोले तो सुनेगा कौन? भाई बम बोले तो कौन सुने। और मान लो अगर किसी ने हिम्मत करके सुन लिया तो वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। भाई बम बोलेगा तो कौन सुनेगा, सुन भी लिया तो वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। पर हम क्या है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जड़ें इतनी मजबूत है, हम उत्सवों में जीने वाले लोग हैं। ये मेरी माता बहनें बैठी है, हम श्रावण महीना जब आता है तो पूरी सृष्टि शिवमय हो जाती है। सैकड़ों किलोमीटर तक कावड़ यात्री कावड़ यात्रा निकालते हैं, यहाँ का जल भर के वहाँ पे शिव जी को चढ़ाते हैं, कावड़ यात्री चले जाते हैं, ओम नमः शिवाय, बोल बम बोल बम बोल बम नारे लगते हैं, बोल बम। शंकर भगवान ने सुन लिया, बोल बम बोल गए बम। हमारी स्थिति ऐसी है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, हमें बम से डराया जा रहा है। 2 कौड़ी का पाकिस्तान आतंकवाद हमें बम से डरा रहा है। किस देश को बम से डरा रहे हो तुम? धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था। जरा कवि सम्मेलन बनाना। किस देश को बम से डराया जा रहा है? इस देश को जो 2 कौड़ी के चैनल वाले मीडिया वाले इधर उधर रोते फिर रहे हैं। 23 दिन तक शाहरुख खान का जीना आराम कर दिया। शाहरुख खान उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, वो शाहरुख खान के गलियारे में पड़े हुए, और शाहरुख खान गोरी के पास में पड़ा हुआ है। आर्यन खान ने चाय नहीं पी, आर्यन खान ने बिस्कुट नहीं खाया, हम शाहरुख खान से मिलने के लिए जा रहे। आर्यन खान ने बुशर्ट बदल लिया, उसने टी शर्ट बदल लिया। यार आर्यन 23 दिन बाद सौरभ भाई शाहरुख खान ने कंगना रनौत को बधाई दी, बोले अब तू इनको झेल, मैं फ्री हो गया। और गौरव भैया, कंगना रनौत को जैसे ही पद्मश्री मिली तो देश के अंदर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, खतरनाक युद्ध हुआ फेसबुक पे। भारतीय जनता पार्टी के युवा और कांग्रेस के युवा, जैसे ही पद्मश्री मिली कंगना रनौत को तो कांग्रेस वाले उखड़ गए। मोबाइल पे उन्होंने फेसबुक पे जो प्रहार करना शुरू किया, खतरनाक खतरनाक। प्रियंका उसके कंगना रनौत के सावर में नहाती हुई, बोले ये आज़ादी की लड़ाई में इसने भाग लिया, इसको पद्मश्री मिली, ये ऐसी वो ऐसी। उनका भी दिमाग खराब हुआ, उन्होंने भी मोबाइल पे फिर नेहरू जी का फोटो फंसा दिया सिगरेट पीते हुए। अब उन्होंने जैसे ही नेहरू जी का डाला सिगरेट पीते हुए, तो इन्होंने फिर दूसरा फोटो कंगना रनौत का आदित्य पंचोली के साथ उन्होंने फिर दूसरा डाला। अब इनके पास खत्म हो गया क्योंकि नेहरू जी के 2 ही थे। नेहरू जी के 2 ही हैं। अब इन लोगों को ये पता कौन समझाए मेरे भाई कि ये कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह। ओरिजिनल तो बात ये है मेरे भैया कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी तो कंगना रनौत को पद्मश्री मिल रही। सरकार अगर कांग्रेस की होती तो करीना कपूर को मिलती, क्या फर्क पड़ता? यहाँ कंगना रनौत को और करण जौहर को मिली।
अगर वो सरकार होती तो करीना कपूर और उसके शोहर को मिलती, कम से कम कंगना रनौत को अकेली को तो मिली। अगर करीना कपूर को मिलती तो फिर वो तैमूर की जगह एक और औरंगजेब पैदा करती। क्या मतलब? भाई बहुत बड़ी टिप्पणी, वाह 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 वाह। ये शेप तो बचे कम से कम। वाह। इस देश के अंदर बात ये नहीं, देखो क्या है, फोगट चैनल वालों के पास में काम बचा नहीं। आर्यन खान ने ये कर दिया, आर्यन खान ने, अच्छा आर्यन खान ने ऐसा क्यों करा? आर्यन खान ने ऐसा इसलिए करा, आप गांव के रहने वाले लोग महानगर में चले गए। 2 मिनट मेरे को समझने की कोशिश करो, ये आर्यन खान कौन है? आर्यन खान कौन है? आर्यन खान कौन है? आर्यन खान शाहरुख खान का लड़का है। इस पे तो इतना लोट लेना ही नहीं था नहीं अपने को कि भैया शाहरुख खान का लड़का है। परंतु ये लड़का कैसा है आपको पता होगा, आप गांव में आते हो, महानगर में भी रहते हो। एक होती है गाय, गाय गौशाला में लाख रुपए उन्होंने दिए, है ना, तो हमारी भी देने की इच्छा थी पर पेमेंट इतना कम था तो क्या करें। एक बात बता रहा हूँ मैं, तो एक बात बता रहा हूँ, ये जो गाय गौशाला में आपने देखी है, समझना मेरी बात को। अब ये जो गाय है, ये गाय कौन सी है? देसी गाय। एक गाय होती है जर्सी, जर्सी गाय होती है ना, नहीं होती है तो भी हाँ कर लो कि हाँ एक जर्सी गाय होती है। वो जर्सी गाय जो होती है, वो जर्सी गाय जो होती है, तो वो जो सांड होता है, एक देसी सांड, देसी गाय, देसी सांड, देसी गाय से जो बछड़ा होगा वो देसी बछड़ा होगा। परंतु देसी गाय से विदेशी सांड से जो क्रॉस होकर के बछड़ा होगा वो जर्सा बछड़ा पैदा होता है, उसको कहते हैं केड़ा। केड़ा जो गाय के बछड़े का दूध पीता है वो बछड़ा, और जब दूध छोड़ देता है तो बड़ा होकर के बेल बनता है। पर जो ना तो बेल बन पाया ना माँ का दूध पी पाया, बीच की साइज वाला जो होता है ना, वो होता है जर्सा केड़ा। इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे जर्सी केड़े हैं। पंजाब के अंदर एक शहर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपने देखा है? नहीं देखा तो भी आप हाँ करो। वहां चंडीगढ़ के अंदर सौरभ भाई एक आदमी रहता है, उस आदमी का नाम है रमेश कुमार छिब्बर। आप रमेश कुमार छिब्बर को नहीं जानते हैं? रमेश कुमार को जानते हैं? नहीं जानते हो, ये आपकी गलती का आप नहीं जानते हो। भाई रमेश तो वहां रहता है, रमेश तो वहां रह रही है, आप नहीं जान रहे, उसका वो क्या करे बेचारा। तो रमेश कुमार छिब्बर चंडीगढ़ का रहने वाला आदमी दिल्ली आया। दिल्ली में उसने दिल्ली की यूनिवर्सिटी में सविता नाम की एक लड़की से प्यार हुआ, प्यार होकर के शादी हो गई। शादी हुई तो एक लड़की हुई, उस लड़की का नाम पड़ा गौरी। सविता देसी गाय है रमेश कुमार भी देसी आइटम है, तो देसी से देसी का क्रॉस हुआ तो गोरी हुई। गोरी देसी है। अब गोरी को शिव की शरण में जाना था, गोरी शिव के पास नहीं गई और शाहरुख खान के पास गई। गोरी देसी, शाहरुख विदेशी, नस्ल क्रॉस हुई तो आर्यन खान जैसे जर्सी केड़े पैदा ही होंगे। और ये हमेशा तकलीफ ही देते हैं। बात समझ में आई तो जरा हाथ खड़ा करके ताली बजाओ आप। ऐसा जब जब भी हुआ है। एक बात है, अपन मारवाड़ी में, हमारी मालवी में कहावत है कि अपना जो बेटी व्यवहार है रोटी व्यवहार है, बेटी व्यवहार को नहीं। तो माँ की ये जो बेटी है, हमारी जैन की बेटी जैन के घर जाएगी, हमारी बेटी हमारे घर जाए मेरे भाई। कम से कम बेटी को तो अपना दरवाजा मत तोड़ो मेरे भाई। जब बेटी दूसरे के घर चली जाएगी, ब्लड अगर बगल जाएगा, क्या है संस्कार और संस्कृति? ये है हमारी संस्कृति, ये हमारे संस्कार है कि हमारी बेटी हमारे ही परिवार में जाएगी। जैन की बेटी अगर जैन के पास में जाएगी तो फिर कोई आर्यन खान पैदा नहीं होगा। जब एक हिंदू बेटी, एक सुनील दत्त ब्राह्मण था और फिर एक मुसलमान की बेटी नरगिस, जब एक मुसलमान एक ब्राह्मण फिर पैदा हुआ जर्सा केड़ा संजय दत्त। बम ब्लास्ट ही करा क्या उसने? ऐसे 1000 उदाहरण होंगे मेरे भाई। तो ये गांव में आकर के अपनी जड़ों को यूं मजबूत करो और जड़ इस तरह से मजबूत करो कि हमारे रोटी व्यवहार तो हो सकते हैं परंतु बेटी व्यवहार नहीं होगी। हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, किसकी बात कर रहा है वो चैनल वाले, उनको पता ही नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहावत है, खाना, खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना हम खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं, चैनल वाले उसके भी पीछे पड़ गए, बोले खड़े खड़े बफेट में भोजन करना ये पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है। हमारे कवियों ने कविता लिख दी, बोले खड़े खड़े भोजन करना पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है। अरे मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भोजन खड़े खड़े करोगे, बैठे बैठे करो, भोजन तो वहीं जा रहा ना जहां उसको जाना है।
भाई ये तो सुविधा है। बेटियां बेचारी जींस टॉप में घूम रही है, अरे बोले ये हमारी संस्कृति का देखो, जींस टॉप में लड़कियां घूम रही है। अरे जींस टॉप पहनने से क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, ये वस्त्र तो मात्र देह का आवरण है। बस बात खत्म हो गई है। ये गौरव भाई ने आपको कहा तो मालूम नहीं पड़ा कि वन लाइनर कवि, बस ये मेरी एक लाइन खत्म हो गई क्योंकि दूसरे लाइन की तुकबंदी नहीं मिल रही थी। धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति। बच्चों को बिठा लो बेटा, इसको बच्चों को बिठा लो यार प्लीज। भगवान श्री कृष्ण से कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई है। श्री कृष्ण जी ने कहा है, कृष्ण जी ने क्या कहा है? कृष्ण जी ने कहा, आज से बहुत पुरानी बात बता रहा हूं सौरभ भाई, उस समय आप भी नहीं थे। नहीं मतलब मालूम पड़ेगा अगला आदमी नाराज हो गया, बोले मैं तो था। तो आज से 5000 साल पहले, मैं कोरोना की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा उस जमाने के बहुत बड़े इंजीनियर थे, बिल्डर, बिल्डिंगें बनाने का काम था। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा, तुम मेरे लिए एक सुंदर से शहर का निर्माण करो। आप सब जानते हैं, आप विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। विद्वान का मतलब समझते हैं ना, ज्ञानी का मतलब बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी का मतलब यह होता है भाभी, जिसकी बुद्धि के अंदर छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, जिसका भेजा पूरी तरह से सड़ जाता है, वो देश का बुद्धिजीवी कहलाता है। और हमारे कवि लोग, राजनीति वाले बेचारे कवि सम्मेलन कराते हैं, नेता लोग। ये हमारी ज्योति त्रिपाठी भी 10 कवि सम्मेलन पढ़ करके आई, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के। पार्टी कौन सी? समाजवादी, कौमी एकता। समाजवादी का मिशन है कौमी एकता। आपको यही पता नहीं कि कौमी एकता का मतलब क्या होता है। कौमी एकता का क्या मतलब होता है? जैसे अभी इन्होंने इनके काव्य पाठ में बताया कि बच्चे ने उस फोटो को जोड़ दिया, चित्र को, पीछे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थे, उनको अपनी अपनी जगह कर दिया, हिंदुस्तान अपने आप बढ़ गया। ये कौमी एकता नहीं है। कौमी एकता का मतलब कौम की एकता। वाह, क्या फिर भी समझ में नहीं आया? कौमी एकता का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता नहीं। इससे मतलब, और कौमी एकता का मतलब कौम की एकता, अपनी अपनी जैन की जैन में एकता। समाजवादी पार्टी का मतलब यह होता है कि कौम की एकता। तो इस देश को जो कौम की एकता में जोड़ रहे हैं, मेरी बात पीछे तक जा रही है। जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो चले जाए, कोई बात नहीं। मुझे बताना पड़ता है यार, कई बार ऐसा होता है कि यार क्या होगा, मतलब भगवान जाने क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। मेरे बाद सौरभ भाई कविता पढ़ेंगे। तो कृष्ण जी ने उस विश्वकर्मा से कहा, बोले एक शहर बनाओ। शहर बनाया, द्वारका। द्वारका का निर्माण हुआ, आप सबको पता है। विश्वकर्मा ने द्वारका बनाई। एक नई बात पहली बार आप सुनेंगे भैया, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, आप दोनों सुने। आप, हालांकि बात अच्छी इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूं तो अच्छी बात है, और मैं बता रहा हूं मतलब मैं ही बता रहा हूं। विश्वकर्मा ने द्वारका बना दी। अब ध्यान से सुनना, मैं एक कविता पढ़ रहा हूं। विश्वकर्मा ने कहा, बोले योगेश्वर, आपके कहे अनुसार मैंने इस भव्य नगर का निर्माण कर दिया है, आप एक बार उसे देख ले। तो कृष्ण जी ने कहा कि हे विश्वकर्मा, जिसका निर्माण अगर तुम करो वो बेशक बहुत अच्छा होगा, परंतु जो मेरा शयन कक्ष है, मेरे महल के शयन कक्ष की जो खिड़कियां है वो ब्रज की तरफ नहीं खुलना चाहिए। विश्वकर्मा की आंख में आंसू आ गए। बोले भगवान, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप वो ब्रज देखना नहीं चाहते, आप वो गोप ग्वाले देखना नहीं चाहते, वो कलकल करती यमुना मैया, वो यशोदा मैया, वो नंद बाबा देखना नहीं चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण ने, जो घुटनों के बल चलने वाला नन्ना कन्हैया योगेश्वर बन गया, और उसने एक वाक्य कहा उस योगेश्वर ने कि हे विश्वकर्मा, जो मनुष्य अपने भूतकाल को देखता है वो भविष्य का निर्माण कभी भी नहीं कर सकता है। इस दुनिया से कोरोना आगे चला गया। कोरोना की त्रासदी हमने देखी है, और अब तीसरी लहर आ रही है कोरोना की। क्या नाम से आ रही? वो ओमिक्रॉन निर्लज। इस ओमिक्रॉन को ये पता नहीं है। ज्योति त्रिपाठी जी, आप वीर रस की बड़ी कवित्री है, अपनी भाषा में उसे समझाओ उस बीमारी को कि तू मात्र एक बीमारी है, तेरी औकात क्या है? चमगादड़ की औलाद चीन से चली और बंद करवा रही हमारी गली।
चमगादड़ की औलाद चीन से चली, बंद करवा रही हमारी गली। अरे तुम मामूली सी व्यंग तक पहुंचना, दोनों हाथ खड़े करना। जानी बेरा जी एक बात कहना चाहता है, एक सूक्ष्म जीवाणु ने सृष्टि की गति रोक दी मेरे भाई। उस सूक्ष्म जीवाणु को, उस ओमिक्रॉन को यह मालूम नहीं है कि वो कहां पे आकर के अटैक करना चाहती है तीसरी लहर में। उस बेवकूफ को ये पता नहीं है तू मामूली सी बीमारी है। इन चैनलों के माध्यम से गौरव भाई, इन चैनलों के माध्यम से ओमिक्रॉन, क्या तेरे को ये खबर नहीं मिली? अरे हमने हजारों लाश पे सभाएं कर ली और हमारी आत्मा तक नहीं ली। क्या चैनलों से तुझे ये खबर नहीं मिली? हजारों की लाश पे हमने सभाएं कर ली और हमारी आत्मा तक नहीं हिली। तू मामूली बीमारी हमारा क्या बिगाड़ सकती है? कोई सिगरेट की फिल्म में काम कर, एक बीमारी है, भविष्य तेरा संवर जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान लक्ष्मण को संजीवनी बूटी देने का काम करता है, यह हिंदुस्तान अपने पांव पे खड़ा रहने वाला हिंदुस्तान है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है। 25 दिसंबर जो भैया कह रहे थे क्रिसमस डे है, आज भगवान यीशु, वो भगवान यीशु जिनको 2 कील ठोकी, एक इधर एक इधर, भगवान चले गए। खाली 2 कील में भगवान यीशु ऊपर। 3.5 करोड़ बाण चुभे हुए थे पितामह भीष्म के शरीर में और मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती थी। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती। हाथ खोला तुम सब, हमारे संस्कार क्या है? तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती। पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक। आपकी तालियां कमजोर है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, शांति पकड़ो, आप शांति पकड़ो। ऐसा कुछ भी नहीं, जो बढ़िया हो रहा है। हमारा कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा कि गौरव शर्मा जी कह रहे थे ना कि हमको ऐसी ऐसी बीमारियां होती है। बीमारी, हम इतने कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं कि अगर किसी को बीमारी हो जाए, मान लो शुगर, तो शुगर में भी अगला आदमी शादी में जिमने के लिए आते हैं फूफा जी, और ये शुगर उगर अक्सर फूफा जी को ही होती है। नहीं, आपने देखा कभी जीजू को हुई क्या? जीजू को इसलिए नहीं होती है क्योंकि जीजू को जीजी की एनर्जी है, उनको पावर जीजू से मिल रहा है। जीजू को धीरे धीरे वो जीजू फिर क्या होता है, फूफा जी में बदल जाते हैं। फूफा जी कौन है? जो किसी जमाने में जीजू थे। ये जीजू जब फूफा जी हो गए तो इन फूफा जी का एक ही काम, फूफा जी का मतलब समझते हो ना, शादी क्या कुछ भी नहीं समझते हो आप? फूफा जी ओरिजिनल फूफा जी की अगर पहचान करनी है तो जैसे कि यहाँ पे शादी हो रही, और शादी के अंदर जो सबसे ज्यादा, जिसका एकदम काला कट मुंह, एकदम चीड़े चीड़े, बच्चों को झापट मार रहे, फूफा, सही मुंह से बात नहीं कर रहे वो। बरे अपने कहीं लेनो देनो जी, अपने फूफा जी हमेशा फूफा करते हुए ही रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये नरेंद्र मोदी जी से दूसरे लोग इसलिए चिढ़ रहे कि किसी जमाने में वो जीजू थे, अब वो जीजू खुद फूफा जी हो गए। समस्या दूसरी फंसी हुई है। विश्व सुंदरी तो कविता की 2 लाइन पकड़ना साहब, आप हंसते हुए आनंद करता है, हंसना बहुत जरूरी है। शेक्सपियर कहते हैं जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। आदमी का हंसना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के अंदर। बहुत अच्छा। हमारा यार, मैं आपके बीच में 2 लाइन ऐसी बोल दूंगा कि आपकी तालियां छोटी हो जाएगी। वो तालियां में के लिए मैंने वो कविता नहीं लिखी। आप बंबई में, यहाँ कितने लोग रहते हैं बंबई में? 4-6 साल पहले की बात है। बंबई में हमारे भैया, ये सौरभ भैया, बंबई के अंदर 4-6 साल पहले की बात है, जब आप उस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहे थे बंबई में जैसे आज कर रहे हो आप। मैं बात बता रहा हूं आपको कि बंबई में एक नेता थे, वो अभी भी हैं। उस नेता ने ये कहा, जब हमारे एक संत ने, हमारे राष्ट्रीय संत ने ये कह दिया कि 9-10 दिन तक जो प्यूषण पर्व है,
इस प्यूषण पर्व पे कम से कम 10 दिन तो बूचड़ खाने बंद रहना चाहिए। दिल्ली बंबई के अंदर जो देवनार कत्ल खाना है ये 10 दिन के लिए बंद होना चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात को सुनना, आप ताली बजाना मत बजाना। जानी बेरा की जीवन में इससे बड़ी बात नहीं कह सकता है। और ये बात मैंने मुंबई के जनता की पुकार में 10 बार ये बात कही है। मेरी हिम्मत को दाद देना। बंबई का एक बहुत बड़ा नेता ये बात कहता है कि जब आप जैन साधु हैं, राजनीति ना करे, बूचड़ खाने बंद हो ना हो, राजनीति इस सब्जेक्ट पे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के उन जैन साधु आदरणीय विद्यासागर जी महाराज साहब से लेकर के कई साधु संतों ने यह बात कही कि प्यूषण पर्व में बूचड़ खाने 10 दिन तक बंद करवाने का अगर आह्वान किया तो वो जैन साधुओं ने किया था। बंबई के उन नेताओं ने कहा कि जैन साधु इस तरह की बात ना करे, वो अपनी तपस्या करे, वो अपना काम करे। तब इस कलम के बेटे जानी बैरागी ने 2 लाइन कह दिए। अगर वो 2 लाइन अपने साथ में ले जाना, जानी बैरागी को याद रखना, मैंने 2 बात कही है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि साधु संतों की ताकत से, ये जो तुम्हारी ताकत है ना बंबई की, ये नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, बिल्डर, फाइटर, सब तुम्हारे इशारों पे खड़े रहते होंगे। अगली पंक्ति पे मुझे आशीर्वाद देना मेरे दोस्त। अगर आपके दिल के अंदर धड़कता है अपना धर्म तो हाथ खड़े कर लेना। मैंने कहा कि ये नेता, अभिनेता, ये क्रिकेटर, बिल्डर या फिल्म स्टार तुम्हारे इशारों पे खड़े रहते होंगे। अरे जाहिल, तू इनकी ताकत से वाकिफ नहीं है। इनके कमंडल में सैकड़ों बादशाह पड़े रहते होंगे। भाई वाह भाई, जरा दोनों हाथ खड़े करके उनका अभिनंदन करो उन साधु संतों का। वाह वाह वाह। कभी इकबाल साहब ने कहा कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा, यह हिंदुस्तान उन साधु संतों के दम पे जिंदा है। इस हिंदुस्तान की ताकत ये साधु और संत है मेरे भाई। मुझे इस बात का दुख नहीं है आसाराम बापू को फांसी हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ मेरे को यह कि उसके आश्रम में ये अकेली गई क्यों। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। भूल करके भी ज्योति जी चले मत जाना अकेले में। हंसने की बात नहीं, अगर अकेले में चले गए तो हंसने जैसे नहीं बचोगे। भूल करके भी मुझे विदा करना, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में। 2 पंक्ति मुझे समर्थन करना कि घर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी कभी माँ बाप की। तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। उन माता पिता ने, जिस माता पिता ने उंगली पकड़ी। और मैं फिर पे यही कहना चाहता हूं कि जो 20 बरस तक अपने पिता, अपनी माँ आपकी उंगली पकड़ के चलती है, इसलिए अगर जाना है तो जैन की बेटी जैन के घर। भाई वाह 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 वाह। वो उंगलियां मत छोड़ देना मेरे भाई, जो उंगली अपने पिता ने पकड़ रखी है। ये हिंदुस्तान है। 2 मिनट की एक छोटी सी कविता में अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाद में मैं सौरभ भाई को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। और सौरभ जी हमारे बीच में मेरठ से पूरा देश और दुनिया इन्हें जानती है। देश के एक बड़े मंच संचालक हैं, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं। मैं तो ये तो कहता ही नहीं कि मेरे भाई हैं, तो मेरे प्यारे मित्र हैं जिन्होंने अपनी ओज की कविता, इनकी चाहे जो कविता आप सुने, सारी कविताएं इन्होंने अच्छी लिखी है, परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के इन्होंने जो कविता लिखी है वो एक दिग्विजय कविता थी। इन्होंने उस कविता के माध्यम से हिंदी की राष्ट्रीय भाषा की विजय वैजयंती को इन्होंने 7 समंदर पार जाकर के फहराया कि क्या है हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारी जड़ें कितनी मजबूत है। ये सौरभ सुमन को लिए आपको गर्व होना चाहिए कि एक जैन समाज का बेटा, अगर शैलेश लोढ़ा के बाद में कोई है तो वो भाई सौरभ सुमन है। एक बार पूरा सदन अपने हाथ खोले, भाई सौरभ सुमन आए और अपना काव्य पाठ करे।